नमस्कार दोस्तों, द बुक सोसाइटी में आपका स्वागत है जहां हम सब्जेक्ट कोड BSDLA 136 की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज इसके तीसरे भाग पर चर्चा करेंगे। इससे पहले इस PDF के भाग 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को और क्वेश्चन नंबर 2 को आपके साथ डिस्कस किया था और इसके बाद हमने भाग 2 में क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को आपके साथ डिस्कस किया था। तो यदि आपने अभी उन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले उन दोनों वीडियो को ज़रूर देख लीजिए ताकि आपके जो 4 क्वेश्चन हैं वो पूरी तरीके से कवर अप हो सकें। सब्जेक्ट कोड BSDLA 136 की प्लेलिस्ट में वो दोनों वीडियो आपको मिल जाएंगी और अगर तब भी नहीं मिलती हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप में हमारे ऐड हो सकते हैं, मैं वहाँ पर लिंक शेयर कर दूँगा। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमारे को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो जहाँ आपको ये PDF मिल जाएगी। आज की जो हमारी क्लास है वो यहाँ से शुरू होगी जहाँ हम क्वेश्चन नंबर 5 को आपके साथ डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है कि शब्दों के विभिन्न स्रोतों का वर्णन कीजिए और ये 10 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन पेपर हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, आप वहाँ से देख लेना। तो क्वेश्चन है शब्दों के विभिन्न स्रोत, यानी कि जो हम हिंदी भाषा में शब्दों का प्रयोग करते हैं ये शब्द कहाँ से लिए गए हैं। तो अगर हम शब्दों के विभिन्न स्रोतों की बात करेंगे तो स्रोतों के आधार पर हिंदी भाषा में शब्दों के 4 वर्ग हैं, यानी कि हिंदी भाषा में जो शब्द लिए गए हैं वो 4 जगह से लिए गए हैं। एक है तत्सम शब्द, एक है तद्भव शब्द, एक है देशज शब्द और एक है बाहरी शब्द। तो अगर ये क्वेश्चन आपका आता है कि भाई शब्दों के विभिन्न स्रोतों का वर्णन कीजिए तो आप बताएंगे स्रोतों के आधार पर हिंदी के शब्दों के कितने वर्ग हैं, 4 वर्ग हैं। पहला वर्ग तत्सम है, दूसरा तद्भव है, तीसरा देशज है, चौथा बाहरी है। अब ये क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखो तत्सम शब्दों की अगर आप बात करोगे तो तत्सम शब्दों में तत् का अर्थ होता है वह और सम मतलब होता है जैसा ही। यहाँ मैं तत् पे हलंत लगा देता हूँ, हलंत नहीं लगा हुआ है, यह आधा ता है, ठीक है। तो तत् का अर्थ होता है वह और सम माने जैसा ही, यानी कि संस्कृत से मूल रूप से हिंदी में लिए गए शब्द, यानी कि जो शब्द हिंदी में संस्कृत से वैसे के वैसे लिए गए हैं उन शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। ध्यान रखना है, तत्सम थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ता आधा होना चाहिए। तो तत्सम शब्द कौन से हैं? तो तत्सम शब्द वो हैं जो सीधे संस्कृत से आए गए हैं, उनका वैसे का वैसा प्रयोग हिंदी में किया जाता है। यानी कि तत्सम शब्द का मतलब हुआ संस्कृत के समान शब्द। उदाहरण के लिए बालक हो गया, पर्वत हो गया, पुस्तक हो गया, विद्यार्थी हो गया, निराशा हो गया, सत्य हो गया, ये सब तत्सम शब्द हैं। तो कोई आपसे पूछे भाई तत्सम शब्द क्या होते हैं, तो आप बोलोगे तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से डायरेक्ट हिंदी में यूज किए जा रहे हैं, ये शब्द सीधे संस्कृत से आए हैं। उदाहरण के लिए बालक, पर्वत, पुस्तक, विद्यार्थी, निराशा, सत्य, ये सब तत्सम शब्द हैं। लेकिन एक चीज को यहाँ ध्यान रखना, आप हिंदी में जो सारे तत्सम शब्द हैं वो वैसे के वैसे यूज नहीं किए जाते जैसे संस्कृत में यूज किए जाते हैं। जैसे अगर आप संस्कृत में बालक शब्द को पढ़ोगे तो उसमें पीछे विसर्ग लगा होगा, लेकिन जब हिंदी की बात करोगे तो हिंदी में डायरेक्ट क्या लिखा होगा, बालक लिखा होगा। यानी कि संस्कृत से जो हिंदी में लिए गए हैं शब्द वो तत्सम शब्द कहलाते हैं, लेकिन उनको वैसे के वैसा नहीं लिखा जाता जैसे संस्कृत में लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी बताया आपको, संस्कृत में जब आप बालक का लिखोगे तो इसमें ना विसर्ग लगा होगा, बट हिंदी में जब आप बालक लिखोगे तो सिर्फ बालक लिखोगे, विसर्ग नहीं लगाओगे। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ तत्सम शब्द आपको समझ में आ गए हैं। तो तत्सम का मतलब क्या होता है? तत्सम का मतलब वे शब्द जो सीधे संस्कृत से लिए गए हैं, मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किया जा रहा है उनका। उदाहरण के लिए बालक हो गया, पर्वत हो गया, पुस्तक हो गया, विद्यार्थी हो गया, निराशा, सत्य, ये सब क्या है? तत्सम शब्द हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि हिंदी में जितने भी तत्सम शब्द हैं वो वैसे के वैसे नहीं लिए गए हैं, उनमें थोड़ा सा चेंज किया गया है, जैसे कि विसर्ग वगैरह को हटा दिया गया है। अब हम बात कर रहे हैं तद्भव। तद का मतलब है, तत् का मतलब वह और भव का मतलब उत्पन्न, अर्थात वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में रूप परिवर्तन के साथ आए हैं वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। यानी कि तद्भव शब्द की बात करोगे हैं तो ये भी संस्कृत मूल के, लेकिन मूल रूप से लिए गए शब्द नहीं हैं, बल्कि हिस्टोरिकल वे में लगातार चेंज होते हुए आए हैं। जैसे कर्म का मतलब होता है काम, इसी प्रकार से हस्त का मतलब होता है हाथ। तो प्राचीन संस्कृत में कर्म शब्द का प्रयोग किया जाता था, फिर लेकिन समय बीतता गया और धीरे धीरे करके उसका शुद्ध रूप काम रूप यूज किया जाने लगा। ऐसे ही हस्त के लिए हाथ का प्रयोग किया जाने लगा। तो कोई पूछे भाई तद्भव शब्द क्या है? तद्भव, तो आप बोलोगे तद्भव का मतलब यह है कि उत्पत्ति तो संस्कृत से ही हुई है, लेकिन ओरिजिनली वो शब्द जो है वहाँ के नहीं है, बल्कि हिस्टोरिकल वे में यानी कि समय बीतता गया और नए नए शब्द हिंदी में जुड़ते चले गए। जैसे कि पहले कर्म शब्द प्रयोग किया जाता था जिसका मतलब होता है काम, आजकल हम काम शब्द प्रयोग करते हैं। ऐसे हस्त वर्ड यूज किया जाता था, उसके लिए हाथ शब्द का प्रयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं देशज शब्द कौन से हैं। तो देशज शब्द वो हैं जो ओरिजिनली हिंदी के हैं,
ये ना तो संस्कृत मूल के हैं और ना ही कहीं से बाहरी हैं, ना ही कोई विदेशी भाषा से लिए गए हैं। ये हिंदी के अपने शब्द हैं। इन शब्दों का प्रयोग उस भाषा के समाज से ही शुरू हुआ है और सही मायने में अगर आप कहोगे हिंदी के जो शब्द हैं वो देशज शब्द ही हैं। कई देशज शब्द जैसे पेड़, लड़का, खिड़की, ये सब क्या है, देशज शब्द हैं। चौथा सोर्स है हिंदी भाषा में शब्दों का बाहरी शब्द। ये बाहरी देशों से लिए गए हैं, जैसे कुछ आर्य परिवार से हैं, भारत के अंदर ही आर्य परिवार से जो शब्द लिए गए हैं, जैसे मराठी भाषा से लिया गया है चालू शब्द, बंगाली भाषा से लिया गया है गल्प शब्द। इसी प्रकार से अन्य भाषाई परिवारों से भी कुछ शब्द लिए गए हैं। द्रविड़ भाषा से एक शब्द लिया गया है मीन, और जो ये मीन शब्द है ये प्राचीन शब्द है, जबकि जो इडली सांभर वर्ड प्रयोग करते हैं ये आधुनिक शब्द है। तो कई भाषाओं से देखो हिंदी में शब्द प्रयोग किए जाते हैं। अगर आप हिंदी बोल रहे हो तो आप इसमें देखोगे कि बहुत सारी संस्कृत से ही वो शब्द लिए गए हैं, द्रविड़ भाषा से भी लिए गए हैं, आर्य भाषा से भी लिए गए हैं, इवन विदेशी भाषाओं से तो हजारों शब्द लिए गए हैं। जैसे आप अंग्रेजी में साइकिल वर्ड यूज़ करते हो, ये इंग्लिश वर्ड है। रेल शब्द यूज़ करते हो, टिकट यूज़ करते हो, स्टैंप यूज़ करते हो, पुलिस यूज़ करते हो, सब विदेशी भाषाओं के शब्द हैं, हिंदी भाषाओं के शब्द नहीं हैं। बट हिंदी एक ऐसी भाषा है जो सबको अपने अंदर समाहित कर लेती है। इसी प्रकार से अरबी भाषा से भी कुछ शब्द लिए गए हिंदी में, जैसे औरत, गुनाह, तकदीर, फरिश्ता, मन्नत, ताबीज़, ये सब अरबी भाषा से लिए गए हैं। फारसी भाषा से भी कुछ शब्द लिए गए जैसे खुदा, खुशामद, जमीन, सरकार, ये सब फारसी भाषा से शब्द लिए गए हैं। जापानी भाषा से रिक्शा लिया गया है, फ्रांसीसी भाषा से कूपन, अंग्रेजी कारतूस लिया गया है। तो अगर एग्जामिनर पूछता है भाई शब्दों के सोर्सेज बताओ, तो तत्सम शब्द हैं, तद्भव शब्द हैं, देशज शब्द हैं और विदेशी भाषाओं से लिए गए शब्द हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा भाई, वार्तालाप से क्या अभिप्राय है। वार्तालाप चर्चा का विस्तृत विवेचन कीजिए। आते ही आता है भाई ये क्वेश्चन, ध्यान रहे। तो देखो वार्तालाप का मतलब आपको पता ही है। वार्तालाप का मतलब क्या होता है, बातचीत। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जो संवाद होता है उसे क्या बोलते हैं, वार्तालाप। तो वार्तालाप का अभिप्राय क्या है, दो या अधिक व्यक्तियों के बीच में संवाद हो, चर्चा हो, उसे बोलते हैं वार्तालाप। जिसमें व्यक्ति अपने विचारों को आदान प्रदान करता है, भावनाओं का आदान प्रदान करता है, इंफॉर्मेशंस का आदान प्रदान करता है। तो वार्तालाप एक माध्यम है, यानी कि बातचीत एक माध्यम है जिसके माध्यम से सामाजिक लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ये सिर्फ न सामाजिक स्तर पर बल्कि व्यावसायिक स्तर पर भी और व्यक्तिगत स्तर पर भी कम्युनिकेशन का माध्यम है। इसे संवाद की कला भी कहा जाता है। तो कोई आपसे पूछे भाई वार्तालाप क्या है, तो आप बोलोगे दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जब संवाद होता है, चर्चा होती है, उसे वार्तालाप कहते हैं। जिसमें व्यक्ति अपने विचारों को, अपने भावनाओं को और इन्फॉर्मेशंस को एक दूसरे से साझा करता है। और वार्तालाप एक माध्यम है जो सामाजिक, व्यवसायिक और व्यक्तिगत स्तर पर, यानी कि सामाजिक स्तर पर भी, व्यावसायिक स्तर पर भी, व्यक्तिगत स्तर पर भी संचार को सरल बनाता है। इसमें कई तरीके से बातें होती हैं, प्रश्न पूछा जाता है, जवाब दिया जाता है, चीज़ें समझी जाती हैं। अब हम बात कर रहे हैं वार्तालाप की क्या विशेषताएं होती हैं। तो वार्तालाप की पहली विशेषता ये है कि ये दो तरफा प्रक्रिया है। एक तरफ, जैसे आप भाषण दे रहे हो तो वो एक तरफा प्रक्रिया है, लेकिन वार्तालाप कर रहे हो तो दो तरफा प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें दोनों पक्ष भाग लेते हैं। आप जिससे बात कर रहे हो वो भी इसमें भाग लेगा, वो भी बोलेगा और आप भी बोलेंगे। जब एक व्यक्ति बोलेगा तो दूसरा सुनेगा और फिर सुनने के बाद वो उसकी प्रतिक्रिया देगा। तो वार्तालाप की पहली विशेषता क्या है, ये भाई दो तरफा प्रक्रिया है। दूसरी बात, वार्तालाप का एक अपना उद्देश्य होता है। तो वार्तालाप का मुख्य उद्देश्य किसी विषय पर होता है जिसे समझना पड़ता है या फिर समस्या का समाधान प्राप्त करना होता है। तीसरी विशेषता है वार्तालाप की कि भाषा को बढ़ावा मिलता है और इमोशंस को समझने में मदद मिलती है। क्योंकि जब आप बातचीत करते हो तो बातचीत में भाषा तो इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि जब मैं किसी से मान लो बात कर रहा हूँ, जो मैं भाषा जानता हूँ वही भाषा सामने वाला जानता है, तभी तो बातचीत हो पाएगी। अगर दोनों अलग अलग भाषाएं जानते हैं फिर कैसे होगा। तो वार्तालाप में भाषा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और भाव। तो अगर आप एक बार भाषा अगर आपको नहीं आ रही है तो आप इमोशंस के माध्यम से, भाव भंगिमा के माध्यम से सामने वाले को समझाने की कोशिश करोगे, जिसकी वजह से वार्तालाप प्रभावी हो जाती है। वार्तालाप की अगली विशेषता यह है कि इसमें एक फ्लो बना होता है। वार्तालाप का स्वरूप ऐसा होता है कि यह बिना किसी बाधा के चल सके, विचारों का आदान प्रदान हो सके। क्योंकि अगर वार्तालाप, बातचीत में फ्लो रुक जाएगा तो फिर बातचीत करने का मजा नहीं आएगा। क्योंकि आपको पता ही है कि आप बोले जा रहे हो, सामने वाला आपको रेस्पॉन्स ही नहीं दे रहा, फिर वार्तालाप क्या ही हो पाएगा। तो अगर एग्जाम में पूछता है भाई वार्तालाप क्या है, इसकी विशेषताएं बता दो, तो आप बोलोगे भाई वार्तालाप का मतलब है दो या दो से अधिक व्यक्ति जब संवाद करते हैं, चर्चा करते हैं, तो ये वार्तालाप होती है। वार्तालाप की विशेषता ये है कि ये दो तरफा प्रोसेस है, दोनों पक्ष सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। इसका अपनी एक आवश्यकता होती है, अपना उद्देश्य होता है, इसमें भावनाओं का प्रयोग किया जाता है और एक फ्लो बना होता है। अब हमें वार्तालाप कैसे शुरुआत होती है इसके बारे में बताना है, वार्तालाप का विस्तृत प्रचलन। तो सबसे पहले क्या होता है, वार्तालाप में चर्चा की शुरुआत होती है, यानी कोई बंदा चर्चा की शुरुआत करेगा। और वो कैसे करेगा, तो हम किसी से भाई बातचीत शुरू करते हैं तो हाय हेलो से तो करते हैं। तो इसलिए वार्तालाप में सबसे पहले क्या होगा, अभिवादन किया जाएगा, ताकि लोग एक दूसरे के प्रति खुला और सहज बन सकें।
प्रारंभ में सब्जेक्ट के बारे में संक्षेप में जानकारी दी जाएगी। यानी कि जब आप किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले, अच्छा फ़ोन ही करते हैं आप, तो सबसे पहले क्या बोलते हैं, हाय हेलो, यही तो बात करते हैं आप। तो वार्तालाप की शुरुआत सबसे पहले किससे होती है, एक दूसरे को ग्रीट करने से, यानी कि अभिवादन करने से। फिर सब्जेक्ट पर बात की जाती है, यानी कि मुद्दे की बात की जाती है, किस लिए आप बात कर रहे हो। तो चर्चा के दौरान मुख्य विषय को केंद्र में रखा जाता है ताकि जो हमारी कन्वर्सेशन है वो भटक ना जाए। कई बार लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट से भटक जाते हैं, तो ऐसी कन्वर्सेशन का कोई प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि वो लंबे समय तक चलेगी। कन्वर्सेशन में जो फैक्ट्स हैं, जो लॉजिक हैं, तर्क हैं, उनको प्रस्तुत करके हम अपनी कन्वर्सेशन को और ज़्यादा सार्थक बना सकते हैं। तो कन्वर्सेशन की शुरुआत में सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले अभिवादन होगा, यानी कि चर्चा की शुरुआत किससे होगी, अभिवादन से। फिर हम मुद्दे पर आएंगे, यानी कि विषय पर आएंगे। अब इसमें सुनने वालों की भी भूमिका होती है, जैसे कहीं इंटरव्यू वगैरह हो रहा हो, आपने देखा होगा न्यूज़ चैनल्स पे बहुत सारी डिबेट्स होती हैं। तो श्रोताओं की भूमिका भी चर्चा में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। श्रोता मतलब सुनने वाला, वो सक्रिय रूप से सुनते हैं और अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। कुछ लोग क्रिटिसाइज वाले सोच वाले होते हैं, आलोचना करते हैं, कुछ लोग धैर्यपूर्वक सुनते हैं। ये सब एक अच्छी बातचीत का हिस्सा है। चौथी बात यह है कि वार्तालाप में प्रतिक्रिया और समाधान, यानी कि एक बंदा क्रिया कर रहा है तो दूसरा बंदा उसकी प्रतिक्रिया भी तो करे। कोई एक्टिविटी कर रहा है, कोई बंदा बोल रहा है और सामने वाला बंदा कुछ बोल ही नहीं रहा है, फिर कैसे होगा। तो चौथे में क्या होता है, वार्तालाप के दौरान हर पक्ष अपनी प्रतिक्रिया देता है, सोच को विकसित करता है, समस्याओं का समाधान खोजता है। यह वार्तालाप को गहराई से और अर्थ प्रदान करते हैं। और फिर वार्तालाप का अपना एक निष्कर्ष निकलता है जिसमें निर्णय लिया जाता है या दिशा निर्धारण की जाती है। वार्तालाप का महत्व क्या होता है भाई, वार्तालाप का महत्व ये होता है कि इससे सामाजिक जुड़ाव पैदा होता है, लोगों के बीच संबंध मजबूत होते हैं। भाई सिंपल सी बात है, जिनके बीच में आपस में बातचीत होगी वहीं पर तो संबंध मजबूत होंगे, जहाँ बातचीत ही छूट जाती है वहाँ संबंध कैसे ही होंगे। दूसरी बात यह है कि वार्तालाप से ज्ञान का आदान प्रदान होता है। कहाँ पर सहमति बन रही है, कहाँ पर असहमति है, इनका भी समाधान होता है वार्तालाप के माध्यम से। नई नई संभावना का निर्माण भी होता है। तो ऐसे में वार्तालाप एक माध्यम है जिसके माध्यम से विचारों को तो अभिव्यक्त किया ही जाता है, बल्कि सोच, समझ और सामाजिक कौशल का ही विकास होता है। तो अगर क्वेश्चन आ गया वार्तालाप के बारे में तो मैं मान के चल रहा हूँ आप इस क्वेश्चन का आंसर कर दोगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संपादकीय लेखन से क्या अभिप्राय है, स्पष्ट कीजिए। यानी कि एडिटोरियल क्या होता है, आपसे ये पूछ रहा है संपादकीय लेखन क्या होता है, ये बताओ। तो देखो, अगर आपके घर में अखबार आता है और आप डेली अखबार पढ़ते हैं तो उस अखबार में जो एक पेज होता है वो एडिटोरियल का होता है, जिसमें जो लेखक है वो किसी एक मुद्दे पर अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम संपादकीय लेखन की बात करें तो संपादकीय लेखन का मतलब ये है कि कोई भी अखबार हो या कोई मैगजीन हो या कोई भी प्रकाशन हो, तो उसमें ऐसे लेख जो किसी महत्वपूर्ण विषय पर या समसामयिक यानी कि करंट अफेयर्स के मुद्दे पर अपने विचार प्रस्तुत करें, तर्क प्रस्तुत करें, सुझाव प्रस्तुत करें, उसे संपादकीय लेख कहते हैं। तो अखबार में एक पेज संपादकीय लेख का जो है वो फिक्स होता है, जिसमें कोई विशेष मुद्दा होता है, उसके ऊपर लेखक अपने विचार प्रस्तुत करता है, उस पर सुझाव देता है, भविष्य में उस समस्या का हल कैसे होगा ये बताया जाता है। ये मान के चलो, अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये जो एडिटोरियल होते हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं आपकी कॉम्पिटिशन की तैयारी के लिए। तो इंग्लिश में संपादकीय लेख जिसे एडिटोरियल कहते हैं, ये संपादक या किसी स्पेशलिस्ट व्यक्ति के द्वारा लिखा जाता है। इसका उद्देश्य ये होता है कि विषय के प्रति गहरी समझ प्रदान की जाए, लोग उस विषय के प्रति राय बना सकें और जो समस्या है उसका समाधान भी प्रस्तुत किया जा सके। हमें संपादकीय लिखते वक्त निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो समाचार पत्र में छपने वाला प्रत्येक समाचार, पहली बात तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हर एक न्यूज ना संपादक के योग्य नहीं होती है। यानी कि हर किसी न्यूज पर संपादक अपनी टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि समाचार थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए जो पब्लिकली जिसकी इंपॉर्टेंस भी हो। तो समाचार के महत्व को ध्यान में रखकर संपादकीय टिप्पणी की जाती है। जैसे कि मान लो कहीं पर इलेक्शन हुए हैं और ईवीएम के ऊपर कुछ बात करनी है तो इसके ऊपर टिप्पणी की जा सकती है, या इंडिया चाइना के रिलेशनशिप है उसके ऊपर संपादकीय टिप्पणी की जा सकती है, या इजराइल और ईरान का जैसे अभी वॉर चल रहा है इस समय तो इसके ऊपर टिप्पणी की जा सकती है, या जैसे एनवायरनमेंट डे है किसी दिन, या कोई स्पेशल डे है किसी दिन, जैसे अभी योगा दिवस आ रहा है उस दिन, तो उस पर जो एक्टिविटी हो रही है उसके ऊपर संपादकीय टिप्पणी की जा सकती है। तो ये बात ध्यान रखना कि संपादकीय टिप्पणी जो है वो हर किसी समाचार पर नहीं की जा सकती। तो कोई महत्वपूर्ण विषय हो जिसका लोगों से जुड़ाव हो, उसका लोगों के ऊपर प्रभाव पड़े, ऐसे विषय पर टिप्पणी करी जाती है, नहीं कि हर किसी के ऊपर टिप्पणी करने लग जाओ। दूसरी बात यह है कि यह भी आवश्यक नहीं है कि संपादकीय जो हो वो समाचार पर ही हो, ये अन्य विषयों पर भी हो सकता है जो अभी समाचार नहीं बना है। यानी कि कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई न्यूज़ है उसी के ऊपर संपादकीय हो, वैसे भी कोई विषय उस पर भी संपादकीय लिखा जा सकता है। जैसे
मान लो हिंदी का महत्व बताना है आपको, तो हिंदी के महत्व पर भी संपादकीय लिखा जा सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि इसके लिए कोई खबर होगी। पर्यावरण के ऊपर संपादकीय लिखा जा सकता है, कार्बन का स्तर बढ़ रहा है इसके ऊपर जो है संपादकीय लिखा जा सकता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि कोई न्यूज़ घटी होगी तो उसके ऊपर ही आप संपादकीय लिखोगे। तो कोई महत्वपूर्ण विषय है उसके ऊपर भी लेखक अपनी राय दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे महिला सशक्तिकरण के ऊपर लिख सकता है, बच्चों की पढ़ाई के ऊपर लिख सकता है, शिक्षा के स्तर के ऊपर लिख सकता है। संपादकीय में समाचार पत्र का दृष्टिकोण होना चाहिए। इसके अलावा संपादकीय जो होना चाहिए वो निष्पक्ष होना चाहिए, उसमें कोई विरोध नहीं होनी चाहिए। संपादकीय ठोस होना चाहिए, तार्किक भी होना चाहिए, यानी कि लॉजिकल होना चाहिए, ये नहीं कि भावनाओं में आके कुछ भी लिख दिया, और जनता के लिए लाभकारी भी होना चाहिए। संपादकीय जो है यानी कि एडिटोरियल ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा उलझा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो लंबे संपादकीय होते हैं उनको पढ़ना लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। संपादकीय की जो भाषा है वो सरल होनी चाहिए और सभी को समझ में आने वाली होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ संपादकीय में विचार ऐसे तगड़े होने चाहिए कि बंदा पढ़ने के बाद उत्तेजित हो जाए, यानी कि संपादकीय थोड़ा सा क्रांतिकारी विषय पर होनी चाहिए। संपादकीय लेखन की विशेषताएं क्या हैं? तो देखो, जो संपादकीय लेखन की पहली विशेषता यह है कि कोई भी आप संपादकीय लेखन पढ़ोगे तो उसमें ना एक गहराई होगी, ये नहीं कि कोई कहानी की तरह होगा, उसमें एक गहराई होगी जिसे पढ़कर आप चीज़ों को समझ पाएंगे और भविष्य में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी समझ पाओगे। तो संपादकीय लेखन सामान्यतः किसी जटिल मुद्दे पर होता है, महत्वपूर्ण विषय पर गहराई से प्रस्तुत किया जाता है। इसमें लेखक की विचारशीलता और विशेषज्ञ झलकती है, यानी कि हर एक बंदा संपादकीय लिख सकता। तो जो भी मुद्दा होगा वो उस बंदे जो उस चीज़ का स्पेशलिस्ट होगा उसी के ऊपर वो संपादकीय लिख सकता है व्यक्ति। जैसे मान लो एनवायरनमेंट के ऊपर कोई संपादन लिखना है तो ये वही बंदा लिख सकता है जो एनवायरनमेंट का स्पेशलिस्ट हो। इसी तरीके से अगर फॉरेन पॉलिसी के ऊपर लिखना है तो ऐसा बंदा होना चाहिए जिससे विदेशी संबंध की जानकारी हो। ये नहीं कि हर कोई बंदा मुँह उठा के संपादकीय लिख दे, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इंस्टाग्राम थोड़ी है ये कि कुछ भी लिख दो। संपादकीय की दूसरी विशेषता ये होती है कि इसमें बैलेंस होना चाहिए, निरपेक्षता होनी चाहिए। तो विषय के दोनों पक्षों पर चर्चा करनी चाहिए, यानी कि पॉजिटिव भी और निगेटिव भी, एक तरफा कभी नहीं होता संपादकीय, ध्यान रखना। तो किसी विषय पर लिखते हुए उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट और निगेटिव इम्पैक्ट दोनों पर ध्यान रखा जाता है ताकि विषय संतुलित हो। तीसरी बात यह है कि जो विषय हो वो करंट अफेयर से रिलेटेड हो, यानी कि वर्तमान से रिलेटेड हो, वर्तमान की समस्याएं हों, वर्तमान की घटनाएं हों, वर्तमान की विचारधाराएं हों। ये सब क्या है, संपादकीय की विशेषताएं हैं। चौथी बात, संपादकीय थोड़ा सा क्रिएटिव होता है। इसकी जो भाषा होती है, जो शैली होती है, रचनात्मक होती है, जो पाठकों का ध्यान आकर्षित करती है। विचारों को स्पष्ट तरीके से और प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। संपादकीय क्यों लिखा जाता है भाई? तो इसका उद्देश्य ये होता है कि समस्याओं का विश्लेषण किया जाता है, प्रॉब्लम्स बताई जाती है, किसी घटना के प्रति, किसी समस्या के प्रति, किसी मुद्दे को विस्तार से समझाया जाता है ताकि जो पढ़ने वाला बंदा है उसे बेहतर तरीके से समझ सके। संपादकीय का दूसरा उद्देश्य ये होता है कि लोग अपनी राय बना सकें और लोग किसी मुद्दे पर अपना सुझाव भी दे सकें, और अगर किसी मुद्दे को क्रिटिसाइज करना है, आलोचना करनी है, तो वो भी की जा सके, जनता को प्रभावित किया जा सके। संपादकीय लेख जो होते हैं वो पढ़ने वाले की सोच को एक नए तरीके से प्रभावित करते हैं ताकि लोग डिसीजन लेने में सक्षम बन सकें। संपादकीय लेखन में किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है? तो जब भी कोई एक टॉपिक लिखा जाएगा तो सबसे पहले उसका एक टाइटल होगा, यानी कि एक शीर्षक का ध्यान रखना चाहिए। जितना प्रभावशाली शीर्षक होगा उतना ही प्रभावशाली विषय होगा, क्योंकि बंदा टाइटल देखते ही समझ जाता है कि चीज़ पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। दूसरी बात क्या है, जब आप संपादकीय लिखोगे तो सबसे पहले आप उसका इंट्रो दोगे। सबसे पहली लाइन में शुरुआत में इंट्रो देना चाहिए, और इंट्रो बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए ताकि बंदा पढ़ते पढ़ते आगे की तरफ भी बढ़ पाए। इसके अलावा फिर आते हैं मुख्य भाग पर, जिसमें गहराई से सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है। फिर संपादकीय का निष्कर्ष आता है जो कि अंत में होता है, और इसमें लेखक की राय प्रस्तुत की जाती है। महत्व क्या है संपादकीय लेखन का? तो समाज में इससे जागरूकता बढ़ती है विषय के प्रति, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया कुछ घटनाएं घटती हैं और लोग उस पर अपना विचार देना शुरू कर देते हैं, लेकिन लोगों के विचार जब संपादकीय पढ़कर दिए जाते हैं तो उसमें थोड़ी सी अवेयरनेस होती है, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता क्या गलत है क्या सही है। संपादकीय लेखन का दूसरा महत्व यह है कि इससे नीतिगत सुधार हो सकते हैं। एक चिंतनशील समाज का उदय होता है, क्योंकि समाज में लोग अपनी राय तो देते हैं लेकिन उस राय के पीछे कोई लॉजिक नहीं होता। तो जब हम संपादकीय अगर लगातार हम पढ़ रहे हैं तो हमारे शब्दों में ना अलग से ही वजन आ जाएगा, जो हमारे शब्द होंगे वो अलग ही प्रकार के होंगे और हम लोगों से जो है अलग प्रकार से सोचना शुरू कर देंगे। तो संक्षेप में संपादकीय लेखन एक ऐसा मुद्दा है जो पाठकों के विचारों को बढ़ाता है, मुद्दों के प्रति उन्हें जागरूक करता है और समाधान खोजने में उनका मार्गदर्शन करता है। तो कोई आपसे पूछे भाई संपादकीय क्या है, तो आप बताओगे संपादकीय एक ऐसा लेख होता है जो किसी समाचार पत्र में या मैगजीन में या कहीं पर भी संपादकीय रूप में छपता है, और इसका प्रमुख उद्देश्य ये होता है कि लोगों को किसी एक मुद्दे के विषय में गहराई से समझाया जा सके, गहराई से किसी मुद्दे का विश्लेषण किया जा सके। इसके ऊपर आप लिख देना।
अगला क्वेश्चन है कि अनुवाद की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए, यानी कि ट्रांसलेशन से आप क्या समझते हो, क्या प्रोसेस होता है ट्रांसलेशन का। तो आप देख रहे हो हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है, इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है। तो ट्रांसलेशन का प्रोसेस क्या होता है, हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ट्रांसलेशन में। तो देखो संस्कृत की डिक्शनरी में ट्रांसलेशन का एक अर्थ दिया गया है कि अनुवाद का मतलब होता है पुनरावृत्ति, यानी कि उसी चीज़ को दोबारा से बताना। और पुनरावृत्ति का अर्थ होता है यानी कि फिर से कहना, लेकिन ये पुनरावृत्ति एक भाषा से दूसरी भाषा में होती है। तो आपसे कोई पूछे भाई अनुवाद क्या है, तो संस्कृत डिक्शनरी में ये दिया गया है, संस्कृत कोश में ये कहा गया है कि अनुवाद का मतलब होता है दोबारा से किसी बात को कहना, लेकिन ये बात दूसरी भाषा में कही जाती है। इंग्लिश में अनुवाद को ट्रांसलेशन कहते हैं, और ट्रांसलेशन की सीधी सी परिभाषा ये है कि एक भाषा में प्रकट किए गए विचारों को वैसे के वैसे ही जब हम दूसरी भाषा में प्रस्तुत कर दें तो उसे अनुवाद कहते हैं। तो किसी भी भाषा के विचारों को दूसरी भाषा में हूबहू उसी तरीके से बताना, कुछ भी चेंज नहीं आना चाहिए, इसे ही ट्रांसलेशन कहते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे, जब भी ट्रांसलेशन किया जाता है तो हमेशा फीलिंग ना जो है वो अलग हो जाती हैं, बिल्कुल वैसे के वैसे भाव कभी नहीं आते। तो इस प्रकार से कोई पूछे भाई अनुवाद क्या है, तो अनुवाद के प्रोसेस में एक पार्ट होता है भाषण या संदेश को दूसरी भाषा में रूपांतरित किया जाता है। यह प्रक्रिया भाषाई अनुवाद पर आधारित होती है। इसके साथ साथ इसमें यह भी ध्यान रखा जाता है कि ट्रांसलेशन करते हुए शब्दों के वही अर्थ रहें, वही भाव रहें, वही संदर्भ रहें। अब हमें ट्रांसलेशन करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो देखो अनुवाद की पहली प्रक्रिया यह है कि जिस भी चीज़ का आप अनुवाद कर रहे हो, जिस भी चीज़ का आप ट्रांसलेट कर रहे हो, पहले उसे कई बार पढ़ लो, और पढ़ने के बाद आप उसका अर्थ गहराई से समझ लो। क्योंकि जो ट्रांसलेटर है यानी कि जो अनुवाद करने वाला बंदा है, वो सबसे पहले उस पार्ट की गहराई से समझे, उसे जिसे ट्रांसलेट करना है वो ये देखे कि उस पार्ट का उद्देश्य क्या है, शैली क्या है, उदाहरण क्या है। उदाहरण के लिए क्या चीज़ लिटरेचर से रिलेटेड है या तकनीक से रिलेटेड है या विज्ञापन सामग्री है। क्योंकि अगर हमें किसी चीज़ का ट्रांसलेशन करना है और अगर हम उसे गहराई से उसके अर्थ को ही नहीं समझ पाए तो फिर हम ट्रांसलेशन भी गलती करेंगे। तो हमें सबसे पहले ट्रांसलेशन की प्रक्रिया में ये ध्यान रखना चाहिए, जिस चीज़ का हमें ट्रांसलेशन करना है, जिस चीज़ का हमें अनुवाद करना है, हमें पहले उसे गहराई से समझ लेना चाहिए, कई बार उसे पढ़ लेना चाहिए ताकि हम अच्छे से ट्रांसलेट कर पाएँ। दूसरी बात यह है कि हमें सांस्कृतिक पहलुओं पर भी ध्यान रखना चाहिए। तो अनुवाद की प्रक्रिया में सांस्कृतिक और संदर्भ वाले पहलुओं को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि एक भाषा में एक ही शब्द का अलग अलग अर्थ हो सकता है। तो अनुवादक को तय करना पड़ता है कि भाई सही अर्थ क्या है, भाषा का सही लक्ष्य क्या है, क्योंकि एक ही शब्द है वो किसी और भाषा में कुछ और होगा, किसी और भाषा में कुछ और होगा। तो हमें इन चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। जब हम ट्रांसलेशन करें तो हम ये देखें कि उस शब्द का प्रयोग आखिर क्यों हुआ है, किस सिचुएशन में हुआ है, और फिर उसी सिचुएशन को हमें अपनी ट्रांसलेशन में रखना होगा। जैसे मान लो हम किसी किताब का ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो भाई किसी किताब को हम ट्रांसलेट कर रहे हैं तो हमें देखना पड़ेगा जो उन शब्दों का प्रयोग हुआ है। जैसे कई बार हम ये कहते हैं जो रामायण की किताब है, महाभारत की किताब है, उसमें बहुत सारी चीज़ें गलत लिखी हैं। वो गलत नहीं लिखी, वो सिचुएशन के हिसाब से लिखी हैं। लोग बाग बस समझ नहीं पाते हैं ट्रांसलेट करते हुए, वो कहते हैं ये तो ऐसा लिखा है, इसमें तो ऐसा हो गया, ये कर दिया तुलसीदास जी ने, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रांसलेट करते वक्त हमें ना सिचुएशन भी ध्यान में रखनी पड़ती है। दूसरी बात यह है कि हमें ये देखना पड़ता है कि सोर्स से लक्ष्य भाषा में स्थानांतरण, यानी कि जिस भाषा को जिस भाषा में हम स्थानांतरित कर रहे हैं, हमें शब्दों पर ध्यान देना पड़ेगा, वाक्यों पर भी ध्यान देना पड़ेगा और भावों से भी ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप शब्द से शब्द का ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो ये कोई ट्रांसलेशन नहीं होता। उस कहानी का विचार भी वैसा का वैसा होना चाहिए, उस कहानी का भाव भी वैसा का वैसा होना चाहिए, तभी हमें लगेगा भाई ट्रांसलेशन बिल्कुल सही है। अगली बात यह है कि जब ट्रांसलेशन छपने जाए यानी कि उसका संपादन किया जाए तो उसे एक बार और पढ़ लेना चाहिए, उसकी पूरी समीक्षा कर लेनी चाहिए ताकि बाद में कोई भी गलती ना हो। गुणवत्ता बनी रहनी चाहिए। अंतिम चरण में क्या है, अनुवाद का सावधानी पूर्वक प्रूफ रीडिंग की जाती है कि कोई गलती तो नहीं रह गई है, कोई त्रुटि तो नहीं हो गई है, कोई गलतफहमी तो नहीं रह गई है, और इस प्रकार से अनुवाद की प्रक्रिया पूरी हो जाती है और फिर उसे भाषा में बांट दिया जाता है। तो अनुवाद की प्रक्रिया सिर्फ भाषा पर निर्भर नहीं है कि आपने इंग्लिश को हिंदी से ट्रांसलेट कर दिया, हिंदी को इंग्लिश से, बल्कि इसमें हमें संस्कृति की समझ होनी चाहिए, शब्दों का ज्ञान होना चाहिए, क्रिएटिवनेस होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह है फीलिंग और इमोशंस वैसे के वैसे ही होने चाहिए ट्रांसलेशन में जैसा ओरिजिनली लिखे गए हैं। तो कोई आपसे पूछता है भाई ट्रांसलेशन क्या है, इसका प्रोसेस बताओ, तो आप बता देना भाई ट्रांसलेशन का मतलब ये है कि एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करना ट्रांसलेशन कहलाता है। लेकिन हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात यह है हमें गहराई से अध्ययन करना चाहिए, सांस्कृतिक पहलुओं की जांच करनी चाहिए। इसके अलावा सिर्फ शब्दों के ट्रांसलेशन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि फीलिंग इमोशंस को भी ध्यान में रखना चाहिए, परिस्थितियों का भी ध्यान में रखना चाहिए, और शब्दों के अर्थ की गहराई से समझ होनी चाहिए। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भाई ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आया है ये क्वेश्चन, कि तार्किक लेखन की प्रक्रिया को उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। ये देखो, एक तो होता है लिखना, हर कोई लिख देता है, एक होता है तार्किक लेखन, यानी कि एक ऐसा लेखन जिसके पीछे कुछ तर्क भी हो, जिसके पीछे कुछ बात भी हो, कुछ एविडेंस भी हो।
तो एक तर्क होता है कि एक तो ऐसा होता है कि भाव में आके लिख देता है बंदा, उसके आगे पीछे सिर पैर कुछ होता ही नहीं है। लेकिन एक लेख ऐसा होता है जिसमें तर्क होते हैं, जिसके पीछे एविडेंस दिए जाते हैं, फैक्ट दिए जाते हैं, प्रूफ किया जाता है कि ये बात बिल्कुल सही है। तो कोई आपसे पूछे भाई तार्किक लेखन क्या है, तो तार्किक लेखन वो है जो तर्क को कसौटी बनाकर लिखा जाता है, जिसका कार्य कारण से संबंध हो। तार्किक लेखन की प्रक्रिया क्या है, तो तार्किक लेखन की प्रक्रिया में सबसे पहले विषय का चुनाव किया जाता है। उदाहरण के लिए अगर हमें इतिहास पर लिखना है तो हमें उसके लिए तर्क भी इतिहास से प्राप्त करने होंगे, हमें ऐतिहासिक ग्रंथों से उसे प्रूफ करना होगा। जैसे मैं अब कहूँ भाई कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो भारतीय सभ्यता है, तो इसके लिए मुझे ग्रंथों पे जाना होगा या अभिलेखों का अध्ययन करना होगा। अभिलेख जो प्राचीन काल में दीवारों पर, औजारों पर या किसी भी ठोस चीज़ों पर लिखे होते थे उन्हें अभिलेख कहा जाता था। स्रोतों का अध्ययन करना होगा। जैसे मैं बोलूँ कि मुगल काल जो था उसमें बड़े पैमाने पर अत्याचार किए जाते थे, तो मैं ये तो बात हो गई भावनाओं में। अगर मुझे लॉजिकली से प्रूफ करनी है तो मुझे है ना कुछ घटनाएं बतानी पड़ेंगी कि हाँ भाई ये चीज़ें ऐसी हुई थी, तो हम कह सकते हैं। यानी कि हम किसी साम्राज्य को महान जब कहेंगे जब हमारे पास फैक्ट होंगे, हम किसी समाज को बेकार भी जब ही कहेंगे जब हमारे पास फैक्ट होंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि तार्किक लेखन में हमें विषय वस्तु का चयन करना होगा कि हम जिस चीज़ पर लिख रहे हैं हमारे पास फैक्ट भी उसी चीज़ से रिलेटेड होने चाहिए। यानी कि इतिहास पर लिख रहे हैं, फैक्ट इकोनॉमी के हैं। जब विषय वस्तु का चुनाव हो जाए कि आप किस विषय पर लिख रहे हो, तो फिर आपको ना एक स्ट्रक्चर बनाना चाहिए कि हम क्या क्या चीज़ें इसमें यूज़ करेंगे। जो भी आप स्टेटमेंट दोगे उस स्टेटमेंट के एविडेंस दोगे। लेखन में अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें कथन के समर्थन में कुछ तर्क देने होंगे, कुछ उदाहरण देने होंगे, तभी लोग उन चीज़ों पर विश्वास करेंगे। उदाहरण के लिए अगर आप ये कह रहे हो कि अंग्रेजों ने भारत को लूटा, तो फिर आपको ना कुछ सबूत देने पड़ेंगे, कुछ आंकड़े देने पड़ेंगे कि ग्रामीण व्यवस्था की कैसे बर्बादी हुई, कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा, उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा। तब आप प्रूफ कर पाओगे कि अंग्रेजों ने भारत को लूटा है। सबसे बड़ी बात यह है कि तार्किक लेखन में उदाहरण का अपना बड़ा महत्व होता है, क्योंकि उदाहरणों के माध्यम से भी आप सिद्ध करते हो कि चीज़ प्रमाणिक है या नहीं है। क्योंकि किसी भी बात के पीछे तर्क देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे कोई बंदा कह रहा है भाई ये काम हो रहा है, आप कहो भाई बताओ कैसे हो रहा है, अब वो बता ही ना पाए तो फिर वो लॉजिकली नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सड़कों पर खड़े हो जाते हैं आंदोलन करने। उनसे पूछो क्यों आंदोलन कर रहे हो, जी पता ही नहीं है, हमें तो उनने बुला दिया। भाई तर्क भी तो होना चाहिए, कुछ लॉजिक भी तो होना चाहिए। तो दुनिया में 90% लोग ऐसे काम करते हैं जिसके पीछे कुछ लॉजिक ही नहीं है। तो तार्किक लेखन एक ऐसा लेखन होता है जिसमें हम प्रूफ करते हैं कि बात क्या है, सत्य है। तो अगर ये क्वेश्चन आया तो मैं आशा करता हूँ आप कर दोगे। 10वां क्वेश्चन है भाई, रचना करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। यानी कि अगर हम कोई चीज़ की रचना कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, तो लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखो लगभग सभी क्वेश्चन एक जैसे हैं। अगर आप 10 से 12 क्वेश्चन बढ़िया तरीके से कर ले रहे हो तो ये मान के चलो कि आप कोई से भी साल का क्वेश्चन पेपर हो आप उसे आराम से लपेट दोगे। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हो, वहाँ से मुझसे PDF ले सकते हो। तो देखो आप कोई चीज़ लिख रहे हो तो वो रचना है। रचना जब भी प्रभावी हो सकती है जब उसकी तैयारी सावधानी से की गई हो, तरीके से की गई हो, उसका अपना एक टाइटल हो। तो एक रचना में लेखक द्वारा अनुच्छेदों का बंटवारा किया जाता है। यानी कि जब एक रचना तैयार की जाती है, आप एक पैराग्राफ, एक निबंध लिख रहे हो, तो उस निबंध को अलग अलग अनुच्छेदों में सबसे पहले बांटा जाता है। क्योंकि अनुच्छेदों का बड़ा महत्व होता है एक रचना में। क्योंकि बंदा एक पैरा पढ़ के दूसरे पैरा पे जब भी जाएगा जब उसे इंटरेस्ट आएगा। तो ऐसे में ना जो हमारे पैराग्राफ बनेंगे, पैराग्राफ मतलब अनुच्छेद जो बनेंगे, वो बिल्कुल टाइटल से जुड़े होने चाहिए। यानी कि टाइटल तो कुछ और है और अनुच्छेद में कुछ और लिखा है। दूसरी बात यह है कि पैराग्राफ उतना ही बड़ा होना चाहिए, यानी कि एक अनुच्छेद उतना ही बड़ा होना चाहिए जितने में उसके चिंतन की चर्चा की गई हो। जहाँ से दूसरी बात शुरू हो वहीं से पैराग्राफ हमें क्या कर देना चाहिए, ब्रेक कर देना चाहिए। तो यानी कि कोई भी आप रचना कर रहे हो तो रचना में सबसे ज़्यादा महत्व किसका है, अनुच्छेदों का। अनुच्छेद मतलब पैराग्राफ। अब किसी पैराग्राफ को आप लिख रहे हो तो लिखते समय ध्यान रहे कि वो टाइटल से हमारा जुड़ा हुआ होना चाहिए। दूसरी बात, पैराग्राफ ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। तीसरी बात यह है कि एक पैराग्राफ में एक ही मुद्दे पर बात करनी चाहिए और जब आपको लगे बात दूसरी हो रही है तो वहीं से पैराग्राफ चेंज कर देना चाहिए। अब बात होती है कि रचना की शुरुआत कैसे करोगे आप। तो किसी भी रचना की जो शुरुआत है वो प्रस्तावना से होती है। यानी कोई भी आप निबंध लिख रहे हो, पैरा लिख रहे हो, तो सबसे पहले उसकी शुरुआत किससे करोगे, प्रस्तावना से करोगे। क्योंकि प्रस्तावना ही रचना का मुख्य परिचय देता है। जितनी बढ़िया प्रस्तावना होगी उतना ही बढ़िया ये मान के चलिए जो है पाठक को लगेगा, पढ़ने वाले को लगेगा। कह रहा है प्रभावशाली जितनी होगी रचना उतना ही लेखन भी प्रभावशाली होगा। अब इंट्रो लिखने के बाद आप विषय के बारे में बताओगे। यानी कि पहले अनुच्छेद में किसके बारे में लिखोगे, इंट्रो के बारे में। उसके ऊपर फिर जिस चीज़ के ऊपर आप लिख रहे हो उस विषय का विस्तार बताओगे। उसके बाद रचना का अंत करोगे और फिर निष्कर्ष दोगे। तो इस प्रकार से एक रचना तय की जाती है। तो पेपर जो 3 भागों में आएगा। पहले भाग में 4 क्वेश्चन होंगे जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। दूसरे भाग में आपके पास 10-10 नंबर के 6 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन करने होंगे। अब खंड गा है
जिसमें आपको 4 टॉपिक दिए जाएंगे, उस पर आपको टिप्पणी करनी है। क्वेश्चन पेपर में आप देख सकते हो, क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी मैंने अटैच कर दिया है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है जिस पर हमें टिप्पणी करनी है वो है मुहावरे। हिंदी में आपने मुहावरों के बारे में बहुत सुना होगा कि भाई मुहावरे जो होते हैं वो भाषा को प्रभावशाली बनाते हैं, भाषा को रोचक बनाते हैं। ये शब्द अर्थ अलग विशेष प्रकार के होते हैं जिसमें लोग जोरदार तरीके से अपनी बात कहना चाहते हैं। जैसे आपने सुना होगा, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, मतलब काम आता नहीं है, दूसरों में नुस्ख निकाल रहा है बंदा। तो मुहावरे भाषा को प्रभावशाली बनाते हैं, भाषा को रोचक बनाते हैं, शब्दों के विशेष अर्थ होते हैं। मुहावरों की विशेषताएं क्या होती हैं? मुहावरों की विशेषता ये होती है कि इनके अर्थों में गहराई होती है। मुहावरों में जो शब्द का अर्थ होता है वो स्थितियों से अलग होता है, बहुत गहराई पूर्वक होता है। जैसे आप किसी से कहो आसमान से तारे तोड़ना, तो इसका मतलब होता है असंभव कार्य करना। आप किसी से कह रहे हो ऊँट के मुंह में जीरा, तो इसका मतलब ये है कि बहुत थोड़ा सा है, बहुत अपर्याप्त है। तो मुहावरों की सबसे पहली विशेषता ये है कि इसे हर कोई बंदा नहीं समझ सकता। जिसे अर्थ की गहराई के बारे में पता है वही मुहावरे समझ सकता है। दूसरी बात ये होती है मुहावरों की, ये ना क्रिएटिविटी वाले होते हैं, रचनात्मकता होती है इनके अंदर। ये भाषा को सुंदर बनाते हैं, प्रभावशाली बनाते हैं, भाषा को आकर्षक बनाते हैं। हर संस्कृति के अपने अलग अलग मुहावरे होते हैं, एक ही मुहावरे हर जगह नहीं चलते। हर संस्कृति हर स्थान में अलग अलग मुहावरे चलते हैं। मुहावरों के माध्यम से संदेश दिया जाता है, गहरी बात छुपाता है बंदा। उदाहरण के लिए जैसे नाक काटना का मतलब क्या होता है? बदनामी करना। हाथ मलना का मतलब क्या होता है? पछतावा करना। आंखें दिखाने का मतलब क्या होता है? गुस्सा करना। तो मुहावरे का अगर हम सही प्रयोग करें, सटीक प्रयोग करें, तो हमारी भाषा संबंधी जो कौशल है वो बहुत बढ़ता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए भाई मुहावरों पर टिप्पणी करो, तो मैं ये आशा करता हूँ आप ये क्वेश्चन भी कर दोगे। अगला क्वेश्चन है भाई औपचारिक पत्रों पर टिप्पणी करो। तो औपचारिक पत्र क्या होते हैं? अनौपचारिक पत्रों पर टिप्पणी करनी है। तो देखो, पत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक। औपचारिक पत्र वो होते हैं जो हम ऑफिशियली वे में यूज़ करते हैं, सगे संबंधियों को नहीं लिखे जाते ये पत्र। जबकि जो अनौपचारिक पत्र होते हैं ये अपने सगे संबंधियों पर, माता पिता दोस्तों पर लिखे जाते हैं। तो अनौपचारिक पत्र कैसे होते हैं? व्यक्तिगत पत्र होते हैं, परिवार के सदस्यों को लिखे जाते हैं, मित्रों की बातचीत होती है इसमें निजीपन होता है, भाषा का कोई नियम नहीं होता इसमें समाचार दिया जाता है, कोई अपनी भावनाओं को व्यक्त किया जाता है, उपदेश भी दिए जाते हैं, शिकायतें भी की जाती हैं। अनौपचारिक पत्र लिखा कैसे जाता है? तो अनौपचारिक पत्र में सबसे पहले पता लिखा जाता है, ये सबसे दाईं ओर लिखा जाता है, फिर अपना एड्रेस लिखा जाता है, फिर संबोधन लिखा जाता है। जैसे माता पिता को मान लो आप पत्र लिख रहे हो, तो क्या करोगे? आदरणीय माता जी, आदरणीय पिताजी, सादर चरण स्पर्श, ऐसे करके शुरू करोगे। अभिवादन के लिए नमस्कार, प्रणाम, स्नेह, शुभ, आशीर्वाद, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। पत्र के आरंभ में कुशलता का समाचार पूछा जाता है। जब भी कभी अपने माता पिता को या दोस्तों को पत्र लिखा जाता है तो उसमें सबसे पहले क्या कहा जाता है कि आशा है आप लोग कुशल मंगल होंगे, मैं भी ठीक हूँ, आपका पत्र मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, इस तारीख को मैं आऊँगा। तो इस तरीके से जो है इसमें कुशलता का व्यवहार लिखा जाता है। पत्र के अंत में लिखने वाला व्यक्ति अपने हस्ताक्षर करता है ताकि ये पुष्टि की जा सके कि उसी बंदे ने पत्र लिखा है। तो अनौपचारिक पत्र अगर आया तो इसके ऊपर आप टिप्पणी कर दोगे। मैं आशा कर रहा हूँ चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही हैं। कल आपका पेपर भी है, ठीक है। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं आपके पेपर के लिए। अगला टॉपिक है भाई भाव पल्लवन क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई ये भाव पल्लवन। तो भाव पल्लवन का मतलब क्या होता है कि बहुत ही कम शब्दों में अपने विचार प्रस्तुत कर देना। तो भाव पल्लवन का मतलब क्या है? बहुत कम शब्दों में अपने विचारों को प्रस्तुत करना, अति संक्षिप्त रूप से विचारों को प्रस्तुत करना। कह रहा है जो महान लेखक होते हैं वो अपनी बात को बहुत छोटे रूप में कह देते हैं, समझने वाला समझे, नहीं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे भाव को विस्तार से समझने को पल्लवन कहा जाता है। तो जो बड़े बड़े कवि होते हैं, बड़े बड़े महान लेखक होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, ये अपने जो शब्दों का प्रयोग करते हैं वो बहुत गहराई भरे शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कह जाते हैं, और जब इन भावों को हम समझते हैं तो इसे पल्लवन कहा जाता है। हिंदी में बहुत सारी कहावतें हैं, बहुत सारी सूक्तियाँ हैं जो आसानी से समझ में नहीं आते। तो जब हम इनका अर्थ समझते हैं तो इसे भाव पल्लवन कहा जाता है। यानी कि सिंपल सी बात है, किसी बात को पूरी तरीके से स्पष्ट करना भाव पल्लवन कहलाता है। अब पल्लवन के नियम क्या होते हैं? तो सबसे पहली बात यह है कि जिस चीज़ के हम भाव समझा रहे हैं हमें उसके बारे में अच्छे से चिंतन करना चाहिए, और पहले हमें खुद समझना चाहिए, तभी हम दूसरों को समझा सकते हैं। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना है हमें, जब भी कोई बंदा कोई बात कहता है तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक उसका मेन टारगेट होता है और दूसरा होता है सब टारगेट। सब टारगेट को हिंदी में बोलते हैं गौड़ भाव। भाव पल्लवन की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए ताकि बंदा समझ पाए। मूल भाव का विस्तार करते समय उदाहरण भी देना चाहिए। पल्लवन को लिखने के बाद 1-2 बार पढ़ लेना चाहिए ताकि भाषा विषय कोई दोष न रह जाए। तो कोई आपसे पूछे भाई कि भाषा में पल्लवन क्या होता है, भाव पल्लवन क्या होता है, तो आप ये बोलोगे कि किसी संक्षिप्त विचार को बहुत अच्छे से व्याख्या करना भाव पल्लवन कहलाता है। अक्सर जो महान लेखक होते हैं
वो छोटी छोटी बातों में बड़ी बातें कह जाते हैं। फिर कोई एक व्यक्ति होता है जो उन बातों का अर्थ समझाता है, तो जो अर्थ समझाया जाता है इसे पल्लवन कहते हैं। पल्लवन का नियम यह है कि जो भी सूक्ति या जिस भी कथन का विचार प्रकट किया जा रहा है, पहले उसे गहराई से समझ लेना चाहिए, उसके विशेष भावों पर ध्यान देना चाहिए। जब उसे समझाया जाए तो भाषा सरल होनी चाहिए और मूल भाव का विस्तार करना चाहिए। एक दो बार पढ़ लेना चाहिए ताकि भाषा से संबंधित कोई भेदभाव ना हो। और लास्ट टॉपिक है भैया, प्रभावी लेखन क्या होता है। तो लगभग एक जैसे ही सारा मुद्दा आप समझ रहे होंगे। तो प्रभावी लेखन वह लेखन होता है जो पाठक को उस रचना के पढ़ने के बाद जीवन तथा समस्याओं के नई दृष्टि से देखने की दृष्टि प्रदान कर सके। जैसे भाई मान लो आप कोई किताब पढ़ रहे हो, उस किताब को पढ़ने के बाद आपके जीवन में चेंज ही नहीं आया, तो किताब प्रभावी थी नहीं, या फिर आपने प्रभावी तरीके से उसे पढ़ा नहीं। अगर आप महान लेखक मुंशी प्रेमचंद जी की किताबें पढ़ लो और आप अगर राजनीति के बारे में नहीं समझ पाए, समाज के बारे में नहीं समझ पाए, आप अपने जीवन में परिवर्तन नहीं ला पाए, तो फिर आपने ना तो ढंग से उसे पढ़ ही नहीं पाए, क्योंकि लेखक जो हैं उन्होंने तो प्रभावी लिखा है, आप नहीं समझ पाए, आपकी दिक्कत है। तो भैया प्रभावी लेखन वो होता है जिसे पढ़ने के बाद बंदे की ना सोच बदल जाए, समस्याओं को नए तरीके से देखने लग जाए, उसकी बुद्धि उसका दिल भीतर तक प्रभावित हो जाए, तो उसे हम बोलेंगे प्रभावी लेखन। अब प्रभावी लेखन के लिए आपको क्या क्या चाहिए। तो प्रभावी लेखन के लिए सबसे पहले आपका भाषा पर अधिकार होना चाहिए, क्योंकि आप जिस भाषा में लिख रहे हो उस भाषा का पूरा ज्ञान ही नहीं है, तो आप प्रभावी लेखन क्या ही कर पाओगे। तो प्रभावी लेखन करते समय भाषा पर अधिकार होना चाहिए, भाषा की गहराई से समझ होनी चाहिए, शब्दों का गहराई से अर्थ पता होना चाहिए, किस सिचुएशन में किस शब्द का प्रयोग करना है ये पता होना चाहिए। शब्दावली, जितना ज़्यादा शब्दों का भंडार होगा उतना ही प्रभावी लेखन होगा। एक लेखक के पास अगर शब्दों की कमी हो जाए तो फिर वो लिख नहीं पाएगा, तो इसलिए लगातार उसे शब्दों के नए नए भंडारों का अपने अंदर समायोजन करना चाहिए। वाक्य विन्यास, यानी कि लिखते समय वाक्यों का प्रयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए, विराम चिन्हों का प्रयोग बहुत जो है सावधानी से करना चाहिए, मुहावरों का प्रयोग करना चाहिए, और ग्रामेटिकली अलंकारिता, यानी कि बहुत ही अच्छे से संधि समास इन सब का प्रयोग करना चाहिए, अलंकारों का प्रयोग करना चाहिए। और व्याकरण की शुद्धता पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि व्याकरण की जो अशुद्धता होती है वो अर्थ का अनर्थ कर देती है। तो प्रभावी लेखन वो है जो लोगों की बुद्धि हृदय को प्रभावित कर सके, और फिर उसके बाद आप ये पॉइंट्स बना के 2-3 लाइन में डिस्क्राइब कर देना। अगला टॉपिक है हमारा मसौदा लेखन क्या होता है। तो देखो, मान लो आप किसी सरकारी ऑफिस में काम कर रहे हो, ठीक है, और आपके वहाँ पर एक पत्र आया है। अब उस पत्र का जो आप जवाब दे रहे हो उसके लिए एक ड्राफ्ट तैयार करोगे, इसी को मसौदा लेखन कहते हैं। यानी कि देखो, लगातार जो कार्यालय होते हैं, कोई जरूरी नहीं है सरकारी ऑफिस, प्राइवेट ऑफिस भी हो सकते हैं, तो किसी भी कार्यालय में बड़े पैमाने पर जो पत्राचार होता है, यानी कि पत्र भेजे जाते हैं और पत्र आते हैं, तो ऐसे में जब कोई पत्र आता है उसका जब जवाब दिया जाता है तो उस जवाब देने से पहले सारी चीज़ें अच्छे से एक ड्राफ्ट बनाया जाता है, और उसी ड्राफ्ट को मसौदा लेखन पत्र कहते हैं। तो मसौदा लेखन यानी कि ड्राफ्ट लेटर एक प्रारंभिक दस्तावेज है जिसे अंतिम स्वरूप में तैयार करने से पहले लिखा जाता है, यानी कि फाइनल लेटर लिखने से पहले एक लेटर लिखा जाएगा जिसे हम ड्राफ्ट लेटर कहेंगे। इसमें विषय को, प्रस्ताव को और संचार को अच्छे से प्रस्तुत किया जाता है। मसौदा आमतौर पर विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए रखा जाता है, ताकि उसमें अगर कोई गलती हो तो उसे सही कर दिया जाए। जैसे सबसे पहले क्या होगा, एक जो है क्लर्क वो पत्र लिखेगा, उसके बाद वो अधिकारी को भेजेगा कि इसमें सर कोई गलती तो नहीं है, फिर वो बंदा उसे देखेगा। तो ये सब चीज़ें क्या है, ड्राफ्ट लेखन कहलाती हैं, ड्राफ्ट लेटर या मसौदा लेखन पत्र कहलाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है कि चीज़ों में क्लैरिटी रहे, विचारों और संदेशों को सही तरीके से प्रभावित किया जा सके, सुधार का अवसर हो, यानी कि फाइनल लेटर लिखने से पहले अगर कोई कमी रह गई हो तो उसे सही कर दिया जाए और उसके बाद कोई दिक्कत ना हो उसमें। पूर्णता सुनिश्चित हो, कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी जो छूटे ना, और प्रस्तुति का अभ्यास हो जाए लगातार लिखने से। ध्यान देने योग्य बातें क्या है मसौदे में, तो जब भी आप मसौदा लिख रहे हो, ड्राफ्ट लिख रहे हो, तो पत्र संख्या ध्यान से लिखनी है, तारीख ध्यान से लिखनी है, उद्धरण ध्यान से लिखने हैं, संदर्भ ध्यान से लिखने हैं, कोई जरूरी सूचना छूटनी नहीं चाहिए। तीसरी बात यह है कि अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए, पत्र जो है संक्षिप्त होने चाहिए, भाषा स्पष्ट और सहज होनी चाहिए, और एक अच्छी शैली में लिखा हुआ होना चाहिए। ढांचा क्या होता है, वही एक टाइटल होगा, एक सब्जेक्ट होगा, सिंपल सी बात है, आपको पता है जब लेटर लिखा जाता है तो उसमें एक टाइटल होता है, एक सब्जेक्ट होता है, फिर किसको लिखा जा रहा है उसको संबोधित किया जा रहा है, फिर पत्र का एक मुख्य भाग होता है, फिर एक निर्देश होता है, फिर एक पृष्ठांकन होता है, यानी कि पेज नंबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा विराम चिन्ह, कि विराम चिन्ह क्या होते हैं। तो देखो भाई, किसी भी भाषा में बहुत सारे चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, और विराम चिन्ह जो होते हैं यही शब्दों के जो हैं अर्थों को बताते हैं। तो आपने बहुत सारे विराम चिन्हों के बारे में सुना होगा, यूज़ भी किया होगा। तो विराम चिन्ह भाषा को अभिव्यक्त करते हैं, भाषा को स्पष्ट बनाते हैं, भाषा को प्रभावशाली बनाते हैं, भाषा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये भाव दर्शाते हैं, अर्थ दर्शाते हैं, सही ढंग से चीज़ों को समझाते हैं,
कुछ विराम चिन्हों की बात कर रहे हैं हम। आपने पूर्ण विराम वाला चिन्ह खूब यूज़ किया होगा, लेकिन कहीं पर भी कर दिया होगा। तो ये वाक्य के अंत में लगाया जाता है पूर्ण विराम। जैसे मैं कहूँ भारत एक महान देश है, तो यहाँ पर हमने पूर्ण विराम जो है सबसे अंत में लगाया है। पूर्ण विराम के बाद आता है अर्धविराम। अर्धविराम सेमीकोलन बोलते हैं इंग्लिश में। इसका उपयोग दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे मैं दिल्ली जाऊंगा फिर मुंबई जाऊंगा, तो एक होता है पूर्ण विराम, एक होता है अर्धविराम। एक होता है अल्प विराम जिसे आप कोमा कहते हो। अल्प विराम जिसे आप क्या कहते हो, कोमा। इसका उपयोग छोटे छोटे भागों को अलग करने के लिए किया जाता है। जैसे मैंने सेब, केला, अंगूर खरीदा, तो इस प्रकार से कोमा का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन मार्क के बारे में तो आपको पता ही है, क्वेश्चन पूछने के लिए लगाया जाता है। अगर आपको कोई उदाहरण देना है तो उदाहरण के लिए इस प्रकार का चिन्ह प्रयोग किया जाता है, इसे उदाहरण चिन्ह कहते हैं। एक होता है उद्धरण चिन्ह। जब आप किसी के कॉट वैसे के वैसे लिखते हो तो इसे डबल इन्वर्ट कोमा बोलते हैं इंग्लिश में। इसका उपयोग किसी कथन, किसी संवाद के लिए करा जाता है। जैसे मेरा सपना है स्वस्थ भारत, तो इसे क्या कर दिया हमने, डबल इन्वर्ट कोमा में बंद कर दिया। एक होता है एक्सक्लेमेशन साइन, जिसे विस्मयादिबोधक हिंदी में बोलते हैं। जैसे आप अचानक से कहीं शॉक हो गए, वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो ये जो वाला जो निशान है इसे विस्मयादिबोधक कहते हैं। एक निशान होता है हाइफन का। इसका प्रयोग शब्दों को जोड़ने और संक्षेप में लिखने के लिए किया जाता है। जैसे भारत चीन की सीमा, भारत और चीन के बीच में हमने किसका यूज़ किया, हाइफन का। तो ये विराम चिन्ह होते हैं, इनका अपना भाषा में बहुत ज़्यादा महत्व है। ये भाषा की स्पष्टता को सिद्ध करते हैं, सुंदरता को बढ़ाते हैं, प्रभावशीलता को बढ़ाते हैं। अगर बिना विराम चिन्हों के कोई वाक्य लिखा जाएगा तो भ्रम पैदा हो सकता है और शब्दों के अर्थों में बदलाव आ सकता है। तो इस प्रकार से हमने जो है ये हिंदी का जो क्वेश्चन पेपर है उसे पूरी तरीके से सॉल्व किया है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कल के एग्ज़ाम के लिए। मैं आशा करता हूँ जो हमारी ये वीडियो है वो आपके लिए हेल्पफुल जरूर रही होंगी। हालांकि जो प्रत्येक क्वेश्चन हमने यहाँ पर सॉल्व किए हैं, और मेरे हिसाब से इसी में से कई सारे क्वेश्चन जो है वो पेपर में आने भी चाहिए। बाकी लगभग सबके आंसर सेम है। अगर आपने अच्छे से ये क्वेश्चन पढ़ लिए हैं तो इसके बाद कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, आप लगभग सही प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम हो जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सब्जेक्ट कोड के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें।